दोस्तों, एक सुबह दीपेश की मां ने दीपेश को घर का सामान लाने के लिए कहा। दीपेश एक शॉप पर जाता है और कुछ सामान खरीदता है। उसका बिल यहीं कोई 2000 हुआ था, लेकिन जैसे वो पेमेंट के लिए अपना फ़ोन निकालता है उसे पता चलता है कि उसे 2000 नहीं बल्कि 2360 पे करने होंगे। पर सामान तो 2000 का ही था, या 360 रुपया एक्स्ट्रा क्यों? मैं बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि 2000 से कम की पेमेंट करने पर आपको 18% GST भी लगेगा। अगर आप 20 की चाय पीते हैं तो आपको 3.6 रुपया यानी कि 3 रुपया 60 पैसा आपको सरकार को देनी पड़ेंगे। और यह आइडिया इस साल की GST काउंसलिंग की मीटिंग में प्रपोज किया गया है। अभी इस प्रपोजल पर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जब यह निर्णय लिया जाएगा तब आपको 18% का GST जरूर लगेगा। पर आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना और जानना जरूरी है कि सरकार आखिर 2000 तक के ही पेमेंट पर क्यों 18% GST लगाना चाहते हैं। और अगर सरकार सच में ऑनलाइन पेमेंट पर GST लगाना चालू कर देते हैं तो उसका प्रभाव जो मिडिल क्लास वाली फैमिली है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपके लिए जानना सबसे बेटर जरूरी है। 2016 में नोटबंदी लगाई गई थी, तो उससे पहले सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो डिजिटल पेमेंट किया करते थे और हमारी डिपेंडेंसी कैश पर ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि अब देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन आज अगर आप एक दुकान पर 14 रुपया की मैगी का पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। एंड थैंक्स टू UPI, टूल टैक्स से लेकर चालान, इनकम टैक्स, रिटर्न, EMI, SIP सब कुछ पेमेंट ऑनलाइन ही क्यों होती है? आज की डेट में हमारी सैलरी अकाउंट पर ही क्रेडिट होते हैं। हमें अगर किसी को पे करना होता है तो हम डायरेक्टली उसके अकाउंट में ही पे करते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ डिजिटल फाइनेंस का एक बबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें पैसा बिना हमारे हाथ में आए हुए सभी जरूरतें हमारी पूरी कर देते हैं। PIB की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन में वर्ल्ड का नंबर 1 देश बन चुका है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30 करोड़ इंडिविजुअल्स और 5 करोड़ मर्चेंट हैं जो डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। 2022 में देश में करीब 89.9 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रजिस्टर किए गए थे और यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंस ईयर 2025 से लेकर 26 तक देश के डिजिटल पेमेंट मार्केट $10 ट्रिलियन तक हो जाएगी। इस नंबर से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट मार्केट देश में कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और हम लोग इसके ऊपर कितना डिपेंडेंसी हो चुके हैं। पर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोगों के बीच में जो ऑनलाइन पेमेंट की डिपेंडेंसी बढ़ी है उसका सबसे बड़ा कारण है सिक्योर पेमेंट गेटवे और टैक्स फ्री स्मॉल ट्रांजैक्शन है। अभी आप जो भी छोटे अमाउंट की पेमेंट करते हैं, जैसे कि कोई ग्रोसरी में जाकर सामान ले लिया है या फिर ऑनलाइन 2000 तक की कोई ड्रेस खरीद ली है या फिर प्रोडक्ट्स खरीद लिया है, उन सब पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और इसलिए हम बात बात पर पेमेंट के लिए अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपया का है तो हमको कैश में भी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना कि हमको ऑनलाइन पेमेंट में हमको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर अगर टैक्स लगा देना चाहते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब कोई चीज़ की कीमत 100 रुपया तो उसके लिए हम 118 रुपया क्यों दें? ये तो गलत बात है। जब हम ऑलरेडी कन्वीनियंस फी, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी सब भर रहे होते हैं, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन पर आज GST लगाने का क्या मतलब बनता है? अब GST काउंसलिंग के मीटिंग में जो प्रपोजल रखा गया है उसके मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे करने पर आपको 18% GST लगेगा। यानी कि ये जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्टली आपको ट्रांजैक्शन पर नहीं लग रहा है। ये जो टैक्स है वो आपको कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म चार्ज, जो पेमेंट एग्रीगेटर जो आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं वो आपको देना पड़ता है। लेकिन यह पेमेंट एग्रीगेटर्स है कौन, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही अहम जरूरी है। पेटीएम, राजौर पे, पेपाल, अमेजन पे और भी कई दूसरे डिजिटल वॉलेट्स हैं जो आपको UPI क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड और पे लेटर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन सबको फिनेंस की भाषा में अगर कहा जाए तो इससे पेमेंट एग्रीगेटर कहा जाता है। अब यह मसला यहाँ पे है कि इन ऐप्स की जो स्मॉल ट्रांजैक्शन है वहीं पर इन ऐप्स वाले को कमाई होते हैं। जैसे जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे करना है या फिर कोई ऑनलाइन सामान मंगाना है। ऐसी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो 2000 से कम के होते हैं और इन सब की वजह से यहाँ पर यूजर ज़्यादा देर एक्टिव रहते हैं। अब बिजनेस खोला है तो भाई कोई फ्री में आपको कोई सर्विस देगा तो देगा ही नहीं, और अगर ये ऐप्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करेंगे। इसलिए ये जो कंपनियां होती हैं वो आपको जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर कुछ फीस, छोटा सा फीस आपको चार्ज करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई रिचार्ज करवाया,
आप पेटीएम पर जाते हो और सपोज करो आपने कोई 200 रुपया का कोई प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो 299 का प्लान आपको 300 रुपया का पड़ता है, क्योंकि 1 रुपया जो होता है वो आपको प्लेटफॉर्म फ़ी के रूप में लेती है। इसी तरह से एक और ऐप है राजोर पे, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। जब भी आप इस ऐप के जरिए कोई कोर्स, प्रोडक्ट्स या सर्विस बाय करते हो तो वो अमाउंट थोड़ा बढ़ा कर आता है, जो बेसिकली टैक्स और प्लेटफॉर्म फ़ी की वजह से आते हैं। ज़्यादातर यह ऐप 0.5% से लेकर 2% तक अपनी प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करते हैं। यानी कि अगर कोई आप 1000 का कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसमें आपको 0.5% के हिसाब से आपका जो GST होते हैं वह 5 रुपया हो जाते हैं। मतलब टोटल भी जो आपको पे करना पड़ता है वो 1005 रुपया आपको पे करना पड़ता है। पर इसमें सरकार का क्या, 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर यह ऐप सरकार को GST देते हैं, लेकिन 2000 के नीचे की जो पेमेंट होते हैं उस पर सरकार को कुछ भी टैक्स नहीं मिलता है, ना ही इस ऐप को कोई टैक्स भरना पड़ता है। जिसके वजह से इस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो फिनटेक में एंट्री मारे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिसंबर से अभी तक 20 कंपनी ऐसे हैं जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस हासिल किए हैं। और सरकार को यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि ये जो वॉलेट ऐप जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन बना कर रखते हैं उससे सरकार को कोई ज़्यादा मुनाफा होता नहीं है, जो हमेशा छोटी छोटी ट्रांजैक्शन पर हमेशा फ़ी चार्ज करते रहते हैं और कस्टमरों से हमेशा पैसा चूसने के पीछे रहते हैं, जबकि इससे सरकार की जेब में कुछ नहीं जा पा रहा है। इसलिए सरकार ने सोचा कि जो 2000 के ऊपर का जो टैक्स होता है वो तो आ ही रहा है, लेकिन 2000 के जो कम ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए, जिससे इस बैंक वाले और ये वॉलेट वाले जो ऐप है जो बैंक वाले के साथ जो रिलेशन बना कर रखते हैं उसको भी यहाँ पर टैक्स लिया जाए। हालांकि ये जो प्रपोजल है वो अप्रूव नहीं हुआ है और फिनटेक कंपनियों को भेजा गया है ताकि इस प्रपोजल को अच्छे ढंग से एनालिसिस किया जा सके। फिर सरकार फैसला लेगी कि इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात और दिला दूँ कि ये जो प्रपोजल है ये कुछ नया प्रपोजल नहीं है। नोटबंदी के आने से पहले भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया जा रहा था और नोटबंदी के समय सरकार इस सिस्टम को हटा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके। लेकिन क्योंकि अब डीमोनेटाइजेशन का टोटली असर खत्म हो चुका है, इसलिए इसको फिर से वापस लाने को सोचा जा रहा है। पर समस्या यहाँ पर यह है कि जो डिजिटल पेमेंट करने पर जो 18% का टैक्स लगेगा वो मर्चेंट ऐप या वॉलेट ऐप अपने जेब से भरेगा या नहीं, या बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो आखिर यह टैक्स बर्डन घूम फिर से आ जाता है मिडिल क्लास फैमिली पर, यानी कि आप और हम पर। अगर कोई प्लेटफॉर्म 1000 पर 5 रुपया की प्लेटफॉर्म फीस लगा दिया जाए तो वो कमाए हुए 5 रुपया पर 18% GST ठोक देंगे। अब सुनने में ये भी लग रहा है कि सरकार कंपनियों से टैक्स वसूल करेगा, जो सही भी है, पर असल में ऐसा हो ही नहीं रहा है। दरअसल जब सरकार इस तरह की टैक्स लगाते हैं तो कंपनियां खुद भरने के बजाय इस टैक्स को जो कस्टमर होते हैं उसके बिल में जाके ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनियां अपना इनकम शेयर कम नहीं करना चाहते। अब ऐसे में क्या होगा कि जब 18% टैक्स जब सरकार कंपनियों पर लगाएंगे तो वो 18% जो टैक्स होता है वह कंपनियां मर्चेंट को भेजेंगे, वह मर्चेंट जो हुआ कस्टमर के ऊपर में वह बिल कर देंगे। यानी आखिर में पेमेंट एग्रीगेटर का जो पेमेंट होते हैं वो आखिर में हम लोग अपने जेब से ही करेंगे। इसलिए कई स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को विरोध भी किए हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार डायरेक्टली वह बोल दिया है कि इससे छोटे छोटे बिजनेस को और छोटे छोटे तालुका में जो बिजनेस चला रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जो ये 18% GST इन ऐप्स को लगेगा वह जो GST होते हैं वह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होता है उसके ऊपर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 2017 में रुपे कार्ड भारतीय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NPCI ने लॉन्च किया था ताकि देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा सके और भारत को अपनी पेमेंट सिस्टम का बढ़ावा मिले। अमेरिकी कंपनी जैसे वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली जो है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो रुपे कार्ड है उस पर भी जो पेमेंट होगा यानी कि 2000 से रुपये कम, उस पर भी 18% का GST देना ही होगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल फ्री पेमेंट सिस्टम है। इस पूरे प्रपोजल में UPI पेमेंट पर कोई टैक्सेस लगाने की बात तक नहीं की गई है। यह बात सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात हमको समझने की ज़रूरत है। हमको फ्री में लॉलीपॉप दे दिया जाते हैं, उसको हम इतना दबा कर खाते हैं, लेकिन जब इसका आदत हो जाता है तो एक दिन ऐसा आता है जिसमें आपके ऊपर इतना पेमेंट का टैग लगा दिया जाता है, मतलब आपको इतना पेमेंट देना ही देना है। जैसे कि आपको जियो के केस में हुआ था। अभी के लिए जो दुकानदार या जो कोई पेमेंट रिसीव करने के लिए जो
इसका पेमेंट मेथड को यूज करने हैं उसको कोई दिक्कत होने की ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस वक्त 80% ऐसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जिसको सरकार बेरहमी से और उसको गौरपूर्वक से उसको देख रहे हैं, और हो सकते हैं इस पर सरकार इन द फ्यूचर टैक्स भी लगा सकते हैं। और आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकते हैं, सरकार ने सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी टैक्स लगाए, यूपीआई पे क्यों नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक वजह ये हो सकते हैं कि सरकार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो मार्केट है उसको खत्म करना चाहती है। दरअसल यूपीआई का आने से पहले ज्यादातर जो पेमेंट थे वह कार्ड के थ्रू होते थे, जिसे अमेरिका ने डेवलप किया था। और आज भी वीजा एंड मास्टर जैसी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज एक सेक्टर को रूल करती है। और अगर वहीं पे यूपीआई पेमेंट को अगर ज़्यादातर पूरे मार्केट को कैप्चर करना है तो सबसे ज़्यादा इस वीजा और मास्टर कार्ड वाले कंपनी के मार्केट को पकड़ना पड़ेगा। अब सीधी सी बात यह है कि अगर कार्ड्स पर जो भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी लगेगा तो साधारण बात है कि लोग कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कम करेंगे बल्कि यूपीआई के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करेंगे, जिससे देश के अंदर जो कार्ड्स की जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सीमित रह जाएंगे, जिससे धीरे धीरे सरकार उसे खत्म करने के पीछे लगे हुए। जैसे कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन था वह 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दी। एक तरफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 18% के जीएसटी लगाना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था यूपीआई पेमेंट सिस्टम, उसको जो लिमिट था उसको 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा के कर देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर सरकार को सिर्फ यूपीआई पेमेंट को ही आगे बढ़ाना है या आगे बढ़ावा देना है तो इससे हम लोग को ही नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है उसमें सिर्फ बाय करने के एक ही सिर्फ ऑप्शन होते हैं, वो सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही आप कर सकते हैं। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर ये जो यूपीआई सिस्टम है उस पर जीएसटी नहीं लगा सके। हो सकता है कि शायद मीटिंग में जानबूझकर यूपीआई सिस्टम के बारे में बात नहीं किया गया हो, बल्कि यह सोचो कि इतने साल जो यूपीआई सिस्टम को खड़ा करने में लगा था वो एक झटके में नीचे गिर जाएगा। आप खुद ही सोचें कि अगर आप आधा लीटर दूध का पैकेट खरीदने जाते हैं तो उसके लिए रोड टैक्स पे करते हो, पेट्रोल टैक्स पे करते हो, ट्रांसपोर्ट टैक्स पे करते हो, प्रोडक्ट्स टैक्स पे करते हो, फिर जब उसको खरीदते हो तो उस पर आप 18% जीएसटी पे करते हो। उसी के बाद जब कुछ जोड़ के एमआरपी लिखा जाता है। इमेजिन करो कि आप उसके बाद भी जो यूपीआई करोगे उस पर भी आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। यार, इससे तो मिडिल क्लास फैमिली के कमर टूट जाएंगे इस सिचुएशन को देखकर। तब पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या आप कैश की तरफ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आने वाले टाइम में सरकार यूपीआई पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इंडियन डिजिटल पेमेंट मार्केट की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू $85 बिलियन है with a compound annual growth rate of the 23 over the past 5 year, और इसी ग्रोथ के साथ $135 बिलियन तक पहुंच सकती है 2027 तक। और इसी के साथ होगा एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई, जिसमें आप इंटरनेशनल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। फिजिकल कैश की जगह डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसपे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे चीज़ें होंगे फ्यूचर में, क्या होगा और किस तरह से होगा ये भी सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए आप कमेंट में बताइए कि अगर सरकार यूपीआई पेमेंट पर अगर 18% जीएसटी लगा दे, वो भी 2000 रुपया से कम पर, तो क्या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दोबारा कर पाएंगे या बोलेंगे भैया कैश की तरफ ही चलो? अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो कि इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बड़े को नमस्कार और छोटे को लिए हैप्पी छठ।